डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। एक्लिप्स माने ग्रहण लगना। जैसे सोलर एक्लिप्स होता है, सूर्य ग्रहण, उसमें सन पे, सूर्य पे ग्रहण लग जाता है, सूर्य छिप जाता है। ऐसे ही ल्यूनर एक्लिप्स होता है जिसमें मून पे, चंद्रमा पे ग्रहण लग जाता है, चंद्रमा छिप जाता है। ऐसे ही डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स के थ्रू कुछ लॉज होते हैं जिन पे ग्रहण लग जाता है, वह छिप जाते हैं। अब देखते हैं कैसे। 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आया। इस डेट से पहले, जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया, उससे पहले भी कुछ लॉज एग्जिस्ट करते थे। इन एग्जिस्टिंग लॉज में से जो लॉज हमारी फंडामेंटल राइट्स से कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं, वह लॉज डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स के थ्रू छिप गए, उन पे ग्रहण लग गया, वह डोरमेंट हो गए, वह इनइफेक्टिव हो गए, वह नल एंड वॉइड नहीं हुए, केवल डोरमेंट हो गए, इनइफेक्टिव हो गए, ख़त्म नहीं हुए। एक तरह से कहिए कि वह सो गए। और जब भी फ्यूचर में कभी इन फंडामेंटल राइट्स में कोई चेंजेस किए जाते हैं या फिर कोई अमेंडमेंट किया जाता है जिसके थ्रू वह कॉन्ट्राडिक्शन हट जाए, तो यह लॉज वापस एक्टिव स्टेट में आ जाएंगे, इफेक्टिव स्टेट में आ जाएंगे। ये डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स केवल उन लॉज पे अप्लाई होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले एग्जिस्ट करते थे। जो लॉज कॉन्स्टिट्यूशन के बाद आए और वह यदि फंडामेंटल राइट्स से कॉन्ट्राडिक्ट करें, उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट में हो, वह शुरुआत से ही नल एंड वॉइड होंगे। वह डोरमेंट, इनइफेक्टिव ऐसा कुछ नहीं होगा, वह शुरू से ही एक तरह से मान लीजिए मृत घोषित किए जाएंगे, वह नल एंड वॉइड होंगे, उन पे इस डॉक्ट्रिन का कोई मतलब नहीं है। केवल वही लॉज जो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट होने से पहले एग्जिस्ट करते थे और फंडामेंटल राइट्स से कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, केवल वही लॉज डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स के थ्रू डोरमेंट स्टेट में आ जाएंगे और फंडामेंटल राइट्स के साथ कभी भी कोई उनमें फंडामेंटल राइट्स में कभी कोई चेंजेस हुए, उनमें कोई अमेंडमेंट हुआ जिससे वह कॉन्ट्राडिक्शन चली जाती है, तो यह लॉज वापस इफेक्ट में आ जाएंगे, वह ऑपरेटिव हो जाएंगे, डोरमेंट स्टेट से, सोती हुई अवस्था से वापस जागृत अवस्था में आ जाएंगे। ये डोरमेंट हो जाते हैं एग्जिस्टिंग लॉज, ये केवल इंडियन सिटीजन्स के लिए ही डोरमेंट हैं, केवल इंडियन सिटीजन्स पे ही यह लागू नहीं होंगे। बाकी जिन लोगों के पास फंडामेंटल राइट्स नहीं होते, जैसे नॉन सिटीजन्स हुए जो इस देश के नागरिक नहीं हैं, उनके ऊपर यह अब भी एनफोर्सिएबल हैं, लागू हैं। यह डोरमेंट केवल इंडियन सिटीजन्स के लिए हैं, सोते हुए केवल इंडियन सिटीजन्स के लिए हैं, इंडियन सिटीजन्स पे ही लागू नहीं होंगे केवल। बाकी जो इंडिया के सिटीजन नहीं है, जिनके पास फंडामेंटल राइट्स नहीं है, उन पे अब भी यह लागू होते हैं, उनके लिए यह डोरमेंट नहीं है। अब देखते हैं बैकग्राउंड। जब कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आया, मतलब 26 जनवरी 1950 को, तब सेवरल एग्जिस्टिंग लॉज पहले ही एग्जिस्ट करते थे। उनमें से कुछ लॉज जो थे वह डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में थे फंडामेंटल राइट्स के, तो उन लॉज की वैलिडिटी डिटरमाइन करने के लिए, जानने के लिए कि क्या वह वैलिड होंगे या नहीं, सुप्रीम कोर्ट कुछ डॉक्ट्रिन्स के साथ आई। उनमें से एक थी डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। इंट्रोडक्शन। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स कहती है कि कोई भी एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन जो कि कॉन्ट्राडिक्टरी हो फंडामेंटल राइट्स से, फंडामेंटल राइट्स से कॉन्फ्लिक्ट करता हो, उससे कॉन्ट्राडिक्टरी हो, वह पूरी तरह वॉइड नहीं हो जाता, इट डज नॉट बिकम फुली वॉइड। यह डॉक्ट्रिन कहती है दैट अ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, वह लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट होने से पहले एग्जिस्ट करते थे, यदि ऐसा कोई लॉ वायलेट करता है फंडामेंटल राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है, वह नल एंड वॉइड नहीं बन जाता। ठीक है, इज नॉट नल एंड वॉइड फ्रॉम द स्टार्ट, स्टार्ट से वह नल एंड वॉइड नहीं होता, बट रेदर स्टेज
अनएनफोर्सिएबल और इन अ डोरमेंट स्टेट। वह केवल एनफोर्स नहीं किया जाएगा, वह डोरमेंट स्टेट में होगा, एक सुप्त अवस्था में होगा। मान लीजिए जैसे सो रहा हो, वह ख़त्म नहीं होगा, बस डोरमेंट स्टेट में रहेगा। द लॉ इमीडिएटली बिकम्स ऑपरेटिव इफ द फंडामेंटल राइट दैट द चैलेंज्ड लॉ वायलेट्स इज चेंज इन द फ्यूचर। और यदि फ्यूचर में यह लॉ वापस ऑपरेट हो जाएगा जब कभी फंडामेंटल राइट्स को चेंज किया जाएगा, जिस फंडामेंटल राइट्स के साथ वह कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, यदि उस फंडामेंटल राइट को फ्यूचर में अमेंड कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है, जिससे कि वह कॉन्ट्रडिक्शन चला जाए, तो वह लॉ वापस ऑपरेटिव हो जाएगा। इवन दो अनएनफोर्सिएबल ऑन द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, यह लॉ केवल भारतीय नागरिकों पे अनएनफोर्सिएबल है, उन केवल भारतीय नागरिकों के ऊपर ही लागू नहीं होगा। बाकी यह लॉ अप्लाई होगा उन लोगों पे जिनके पास फंडामेंटल राइट्स नहीं हैं, वो हैव नॉट बीन ग्रांटेड फंडामेंटल राइट्स, जैसे कि नॉन सिटीजन, जो भारत देश के नागरिक नहीं है, भारतीय नागरिक नहीं है, उनके ऊपर यह लॉ अब भी अप्लाई होगा, अब भी एनफोर्सिएबल है। केस लॉ लिखना हो तो ये लिख सकते हैं, भीकाजी नारायण धाकरस वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। यह डॉक्ट्रिन सबसे पहले इसी केस में इंट्रोड्यूस की गई थी। इट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन भीकाजी नारायण ढाकरस वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इस केस में हुआ क्या था, सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बेरार मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट 1947, इस एक्ट के थ्रू प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो थी, स्टेट गवर्नमेंट मध्य प्रदेश की, उसको पावर दे दी गई थी कि उस स्टेट में, उस प्रोविंस में जितना भी मोटर ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था, उस सबको स्टेट टेक ओवर कर लेगी। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू टेक अप द एंटायर प्रोविंशियल मोटर ट्रांसपोर्ट बिजनेस। यह वायलेशन में था आर्टिकल 19(1)(g), जो कि एक फंडामेंटल राइट है। यह आर्टिकल क्या कहता है, इट प्रोवाइड्स राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस टू ऑल सिटीजन्स। यह सभी नागरिकों को किसी भी प्रोफेशन, किसी भी ऑक्यूपेशन, ट्रेड या बिजनेस यह करने की आज़ादी देता है, राइट देता है। तो यह एक्ट जो था, यह इस फंडामेंटल राइट के कॉन्फ्लिक्ट में आ रहा था, इससे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट द लॉ बिकेम फॉर द टाइम बीइंग एक्लिप्स्ड बाय द फंडामेंटल राइट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये लॉ जो है इस फंडामेंटल राइट के द्वारा एक्लिप्स कर दिया गया है, इसके द्वारा उस पर ग्रहण लगा दिया गया है, अब ये भारतीय नागरिकों पे एनफोर्सिबल नहीं होगा, यह डोरमेंट स्टेट में चला जाएगा। अब समरी देख लेते हैं। यह डॉक्ट्रिन जो है, एक तो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पे ही अप्लाई होती है, केवल जो लॉज कॉन्स्टिट्यूशन से पहले एग्जिस्ट करते थे और फंडामेंटल राइट्स से कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। जो लॉज कॉन्स्टिट्यूशन के बाद आए और यदि वह फंडामेंटल राइट्स से कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, ऐसे लॉज तो शुरू से ही नल एंड वॉइड हो जाएंगे। इन पे डोरमेंट वगैरह का, अनएनफोर्सिबल का, ऐसा इनका कोई मतलब नहीं है इस चीज़ से। केवल जो लॉज कॉन्स्टिट्यूशन से पहले आए थे, केवल वही इस डॉक्ट्रिन के अंडर आएंगे। एप्लीकेबिलिटी टू प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, this doctrine applies to laws that have been operational before the Indian Constitution became effective on 26th January 1950. Non-applicability to post-constitutional laws, जो laws constitution adopt होने के बाद आए, the doctrine does not apply to post-constitutional laws. यह doctrine ऐसे post-constitutional laws जो हैं, जो constitution के बाद जो constitution adopt होने के बाद आए, उन पे यह doctrine apply नहीं करती। This is because they are invalid at their inception and thus cannot be validated by any subsequent amendment. क्योंकि ऐसे लॉज जो कॉन्स्टिट्यूशन के बाद आए और जो कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं फंडामेंटल राइट से, वह अपनी इंसेप्शन से ही, मान लीजिए अपने जन्म से ही इनवैलिड होते हैं और वह किसी सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट के द्वारा वैलिडेट नहीं किए जा सकते। कॉन्फ्लिक्ट विद फंडामेंटल राइट्स, यदि कोई लॉ वायलेट करता है फंडामेंटल राइट, इट कैन ओनली बी ओवरशैडोड एंड टर्म्ड इन अनऑपरेटिव। तो इस डॉक्ट्रिन में था क्या कि यदि कोई
लॉ, ऐसा लॉ, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करता है, केवल वह ओवरशैडो हो जाएगा, उस पर एक्लिप्स लग जाएगा, उस पर केवल ग्रहण लगेगा और वह इनऑपरेटिव होगा। इनऑपरेटिव, ये इनऑपरेटिव का इसमें बताया है, जैसे द डॉक्ट्रिन डज नॉट नलिफाई अ लॉ बट ओनली मेक्स इट डिफेक्टिव एंड अनएनफोर्सिएबल। यह डॉक्ट्रिन उस लॉ को नलिफाई नहीं करेगी, उसे नल एंड वॉइड नहीं करेगी, केवल उसे डिफेक्टिव और अनएनफोर्सिएबल करेगी। इनऑपरेटिव का मतलब यह हुआ। फंडामेंटल राइट एंड अमेंडमेंट, एन अमेंडमेंट टू द फंडामेंटल राइट कंसर्न, सॉरी, एन अमेंडमेंट टू द फंडामेंटल कंसर्निंग राइट मेक्स द लॉ ऑपरेटिव ऑटोमेटिकली। जिस फंडामेंटल राइट से वह लॉ कॉन्ट्रडिक्ट करता है, यदि वह फंडामेंटल राइट आगे जाके चेंज होता है, उसमें कोई अमेंडमेंट लाते हैं जिससे कि वह कॉन्ट्रडिक्शन हट जाए, जिसकी वजह से कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा था, तो यह लॉ जो है वापस ऑपरेटिव हो जाएगा। यह हो गया आपका डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स।